डॉक्टर अंबेडकर ने हर किसी की बात को तर्क के साथ काटा था, तर्क के साथ रखा था। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। एसएम न्यूज पर चर्चा चल रही है अभी गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और अन्य भारतीय प्रतिनिधियों के बीच जो वार्तालाप, जो डिस्कशन हुए हैं, क्या क्या हुए, कैसे हुए, कई सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। आज की चर्चा का विषय है संघीय विधान मंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित डिस्कशन क्या क्या रहा। और ये 25वीं बैठक हुई थी 18 सितंबर 1931 को, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय और मिस्टर गांधी और अन्य बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने भाग लिया था। इस पे शुरुआत करते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। मैं श्री गांधी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने संघीय विधान मंडल या संघीय कार्यकारिणी के स्वरूप के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। कांग्रेस ने एक ही प्रश्न पर विचार किया है कि क्या ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होगा या स्वतंत्र होगा भारत। इसलिए श्री गांधी ने जो कुछ कल कहा वह उनका निजी मत हो सकता है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जो कुछ कहा है वह उनके निजी विचार हैं या वह उनके बारे में अधिकार पूर्वक यह कहना चाहेंगे कि वह कांग्रेस के विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, जहां तक हमें कांग्रेस की कार्रवाइयों की जानकारी है जो अब जनता के सामने है, इस प्रश्न पर मेरी जानकारी में कांग्रेस द्वारा कभी भी विचार नहीं किया गया। हो सकता है इस पर कांग्रेस द्वारा गुप्त रूप से विचार किया गया हो, इसलिए मैं यह प्रश्न पूछता हूं। दूसरा प्रश्न यह है कि अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दी है, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल बिल में ऐसा कुछ नहीं कहा जो बना दिया गया है। और क्या संघीय विधान मंडल के उस तरीके को कांग्रेस द्वारा निश्चित रूप में अस्वीकृत नहीं किया गया था? इसका मतलब अस्वीकृत किया गया था। तो जब बात चल रही थी संघीय विधान मंडल की कि भाई इसमें क्या रहेगा, लेकिन गांधी ने दूसरा सब्जेक्ट लिया। गांधी इस सब्जेक्ट पे बोले ही नहीं। गांधी केवल बोले कि भाई ये मामला क्या भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य का भाग रहेगा या स्वतंत्र रहेगा, जो कि उस मीटिंग का एजेंडा ही नहीं था, इशू ही नहीं था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे ये सवाल किए कि आप बताएं आपका पर्सनल एजेंडा था या कांग्रेस का एजेंडा था। तो इससे एक चीज यहां साबित होती है कि गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस के 100-150 लोग जो प्रतिनिधि गए थे वो कोई तैयारी करके नहीं गए थे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बात किसी और पे चल रही है, चर्चा किसी और सब्जेक्ट पे होनी है, गांधी कुछ और कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये चर्चा तैयार करके नहीं गए थे, जो उनके मन में आया, जो समझ में आया वो कह दिया। रिलेवेंट था या नहीं था, और बाबा साहब ने इस बात को लेकर के इनकी बहुत खिंचाई की और गोलमेज सम्मेलन में ही 18 सितंबर 1932 को इनकी धज्जियां उड़ाई गांधी की कि आप क्या पढ़ के आए हैं, क्या देख करके आए हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में लॉर्ड चांसलर ने बोला, बाबा साहब ने कहा था कि भाई अगर ऐसा रहा तो सरकारी एक वर्ग बन जाएगा, तब एक ऐसा वर्ग बन जाएगा जो वस्तुतः सरकारी ब्लॉक से जुदा नहीं होगा, और इसलिए सुझाव दिया था कि इस ब्लॉक को गठित करने में राजनीतिक विभाग की भूमिका रहेगी भारत में। तो उन्होंने, लॉर्ड चांसलर ने कहा था जो बाबा साहब ने कहा था ऐसा नहीं है, तो उन्होंने कहा भारत में या भारत से बाहर किसी भी मुल्क के सरकारी सेवाओं की तरह ही कर्तव्यपरायण और निष्पक्ष है। उन्होंने अपनी पक्ष दिया था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको जवाब दिया था, अगर ऐसा है तो आप उत्तरदायी सरकार क्यों चाहते हैं? उत्तरदायी सरकार मतलब जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता के प्रति जनता द्वारा चुनी हुई सरकार हो, वो क्यों चाहते हैं? उनका लॉर्ड चांसलर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय बोलते हैं, मैंने जो कुछ कहा उसे मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर भूल रहे हैं। मैंने 2 बार कहा है कि मैं चाहता हूं कि राज्यों में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत तत्काल लागू किया जाए।
मैं इस मामले में डॉक्टर अंबेडकर की बात भी स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं देखता हूं जो कुछ मैं चाहता हूं और डॉक्टर अंबेडकर चाहते हैं तथा जो कुछ मौजूदा राजा महाराजाओं की इच्छा है, उन्हें थोड़ा समय दिया जाए जिससे ये विचार कर सकें कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब और किस प्रकार लागू किया जा सकता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जवाब दिया। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो इस पक्ष में बैठे हैं, यह कभी नहीं कहा कि प्रतिनिधि संस्थाएं राज्यों में शुरू की जाए। हम जो कुछ कहते हैं वह यह है कि भारत के राज्यों में संघीय विधानसभा के लिए चुनाव कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, जैसा कि ब्रिटिश भारत में है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि संघ में राजाओं महाराजाओं को शामिल करने के लिए शर्त रखी जाए कि राज्यों में जनता की चुनी हुई विधानसभाएं हों। फिर मदन मोहन मालवीय ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर यह सोचते हैं कि उन्होंने प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग नहीं की, तब मैं चाहूंगा कि वह धीरज रखें। और आगे क्या कहते हैं मदन मोहन मालवीय, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू करने का मामला जो है राजा महाराजाओं की इच्छा पर छोड़ दिया जाए। भारत के अपने सभी मित्रों को मेरी यह राय है कि हम धैर्य रखें और शिष्टाचार बनाए रखें। हमें आशा है कि उचित समय आने पर ऐसी संस्थाएं स्थापित हो जाएंगी और हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे अखिल भारतीय संघ की स्थापना में अनावश्यक रूप से कोई अड़चन आए, क्योंकि जैसी स्थिति इस समय है उस पर हमारी आशा भी निर्भर करती है। डॉक्टर अंबेडकर ने तुरंत इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऐसी सलाह अछूत वर्गों को दी जाती है कि उन्हें अपनी मुक्ति के समय आने पर प्राप्ति होगी। तो जो ये बात कर रहे हैं, एक तरफ तो गांधी की बात रही है, मदन मोहन मालवीय डॉक्टर अंबेडकर कुछ कह रहे हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय कुछ समझ रहे हैं और कुछ रिप्लाई दे रहे हैं। तो बाबा साहब ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ नहीं रहे। तो इसका मतलब ये इससे निष्कर्ष निकलता है, तो उन्होंने जैसी कि इनकी चाल होती है शुरू से रही है कि चलो धैर्य रखो, बाद में कर लेंगे, राजा महाराजा डिसाइड कर लेंगे। तो जब समिति बनाई गई है इसके लिए स्पेशल, जिसमें करीब 150 प्रतिनिधि कांग्रेस के थे और बाकी प्रतिनिधि थे, जब समिति इसके लिए बनाई गई है तो उस समिति में क्यों नहीं निश्चित करना चाहते, ये क्यों बढ़ाना चाहते हैं, क्यों राजा महाराजाओं की इच्छाओं पर छोड़ना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा था कि ऐसी ही सलाह जो है अछूत वर्गों को दी जाती रही है कि उन्हें अपनी मुक्ति भी समय आने पर प्राप्त होगी। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, हम पे भरोसा रखो। तो फिर मदन मोहन मालवीय कहते हैं, मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल गलत समझा है। मुझे दुख है कि उनको उतनी अधिक जानकारी नहीं है जितनी मैं समझता था कि उनको होगी। तो ये लोग जो है बाबा साहब को अपमानित करने में भी कहीं नीचे नहीं रहे। तो बाबा साहब ने तुरंत जवाब दिया, मैं और जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं आपसे। तो मदन मोहन मालवीय बोलते हैं कि जहां तक अछूत वर्ग का प्रश्न है तो वह सवाल खास तौर से शिक्षा का प्रश्न है, और कांग्रेस मैं भी यही कहता हूं और कांग्रेस भी यही कहती है कि सार्वजनिक रूप से प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। आगे वो कहते हैं, मुझे एक विश्वविद्यालय काशी विश्वविद्यालय के कुलपति होने का गौरव प्राप्त है और वहां दलित वर्ग के विद्यार्थियों को वही स्थान दिया जाता है जो किसी और वर्ण के विद्यार्थी को दिया जाता है। वहां कोई भेद नहीं है और उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है, वे अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं कहूंगा मेरे मित्र डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सिद्ध भी कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने फिर तुरंत जवाब दिया, मैं समाज में आज भी अस्पृश्य हूं, हालांकि पढ़ा लिखा हूं, मेरी शिक्षा मुझे इससे बाहर नहीं निकाल सकी। तो जो मदन मोहन मालवीय बोल रहे थे शिक्षा के बारे में, ये सरासर झूठ बोल रहे थे कि इन्होंने सिर्फ कहा कि भाई कहती है, मैं भी कहता हूं कांग्रेस कहती है, लेकिन कहती रही, लेकिन करा कुछ नहीं, किया कुछ नहीं। न उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुछ किया और ना ही देश आजाद होने के बाद कुछ किया शिक्षा के क्षेत्र में या उनके क्षेत्र में। तो ये कथनी करनी में हमेशा फर्क रहा है। जो जिस काशी विश्वविद्यालय की वो बात करते हैं, ये बात है 1931 की। उस समय तो शूद्रों को पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। और आज भी काशी विश्वविद्यालय में आज भी जितना जातिवाद है उतना शायद पहले नहीं होगा। तो ये सरासर झूठ बोलते रहे
और वहां भी जहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये सरासर झूठ बोलने में इन्हें कोई शर्म नहीं आई, जितने कांग्रेस के नेता थे। आगे मदन मोहन मालवीय एक बात और कहते हैं कि जिस एक अलग समय पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव है। मैं इस बात से शंकित हूं कि इस बारे में गांधी जी ने जो कुछ कल कहा उसे प्राय ठीक ढंग से नहीं समझा गया। जैसा मैंने समझा वह यह कहा था कि वह यह बताना चाहते थे कि लोग अनुभव करते हैं कि देश में सभी प्रौढ़ लोगों के मताधिकार देने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। तो ये देना तो चाहता थे, तो लेकिन कठिनाइयां हैं तो हैं, वो इसका मतलब नहीं चाहते थे। प्रौढ़ मताधिकार गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस एंड कंपनी के लोग नहीं चाहते थे। इस पर कर्नल हक्सर ने कहा कि विचार करने की सबसे मुख्य और अहम बात यह है कि हमें भारत में एक राज्य बनाना है जिसमें कोई भी भाग राज्य से बाहर नहीं रहे। अगर यही बात अहम है तो मेरा कहना है कि यह लक्ष्य हर कीमत पर प्राप्त किया जाना चाहिए और ऐसी कोई बात मंजूर नहीं की जानी चाहिए जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आड़े आती हो। बाबा साहब ने तुरंत कहा, किसी भी कीमत पर नहीं, हमारे हितों की कीमत पर नहीं। तो कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूं इस एपिसोड को पढ़ने के बाद कि पिछली मीटिंग में जो बात हुई थी, जो मैंने कल एपिसोड रखा था, उसमें ये तय हो गया था कि राजा महाराजाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ शर्तें, कुछ क्या कहना चाहिए, योग्यताएं रखी जाएं। उन सबको राजा नहीं बनाया जाए। जैसे 100 लोग भी नहीं थे वो भी राजा था, और जिसका रेवेन्यू 100 रुपए भी नहीं था साल का वो भी राजा था। तो ऐसे लोगों के लिए बाबा साहब ने कहा था, लेकिन हक्सर ने कहा कि भाई सबको मिलना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसका जवाब दिया, किसी भी कीमत पर नहीं, हमारे हितों की कीमत पर नहीं। मैं कहना ये चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हर किसी की बात को तर्क के साथ काटा था, तर्क के साथ रखा था, और इसीलिए सेकंड इंडिया एक्ट 1935 जो बना उसमें ज्यादातर बाबा साहब की जो सिफारिशें थी, बाबा साहब की जो रिकमेंडेशंस थी, उनको ये माना गया था। गांधी एंड नेहरू एंड कंपनी की रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ऐसे थे बाबा साहब महान, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अपनी बात को मजबूती से, दमदारी के साथ रखा, और जो उन्होंने चाहा 1935 के एक्ट में, चाहे तो अछूतों की बात है, चाहे और सारी समस्याएं, ये संघीय समस्या अछूतों से संबंधित नहीं थी कि भाई विधानमंडल संघ कैसे हो, लेकिन बाबा साहब का वक्तव्य हर क्षेत्र में मजबूत था, स्ट्रांग था, क्योंकि बाबा साहब पढ़ लिख करके गए थे, तैयारी करके गए थे, साक्ष्यों के साथ गए थे, कोई हाथ हिलाते नहीं चले गए थे गांधी एंड कंपनी की तरह से। आज बस इतना ही। आगे की चर्चा गोलमेज सम्मेलन की जारी रहेगी। देखते रहिए आप एसएम न्यूज, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का, और मैं सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।